नमस्कार सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश वॉइसेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर हमारी शुरू कर रखी है हमने, जिसमें पहला अपना टॉपिक है वो टेंसेस का चल रहा है। टेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो शुरू कर रखा है, जिसमें हमने टेंस की पहचान, इसके सूत्र, इसके अंदर ऐसे इसका प्रयोग, इसके अंदर डू डज का प्रयोग और इंग्लिश वाक्यों की पहचान के लिए टाइम एड ऑफ आदि हमने पढ़ लिए हैं। अभी हम इसके यूजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल के वीडियो तक 5 इसके यूज हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब्स और नेचर तक। आज का वीडियो शुरू करते हैं हम हैबिटेट के साथ। छठा इसका यूज है हैबिटेट। हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? आवास। जब किसी विशेष जीव जंतु का हम आवास बताते हैं, किसी भी बीइंग प्राणी का हम आवास बताते हैं यानी रहने का स्थान बताते हैं जिसमें नेचुरली वो रहते हैं स्वाभाविक रूप से, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे फिश डैश, यहां हमने लिखा लिव इन वाटर। इसके अंदर कोई टाइम एड ऑफ नहीं है, इसलिए हमें इंडेफिनिट टेंस की कोई पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन वाक्य का अर्थ देखें तो यहां पर फिश मछली या मछलियां लिव रहती है कहां पर? वाटर, पानी के अंदर। यानी मछलियों का जो स्वाभाविक आवास है वो कहां पर है? पानी के अंदर। तो हम इस यूज को यहां पर अप्लाई करेंगे और फिश के साथ यहां पर हम लिव की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इसके लास्ट में ई है तो हम यहां पर एस लगा देते हैं। पहला इसका यूज है। दूसरा यूज है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, यह उनका स्वाभाविक आवास भी है। उड़ते उड़ते आकाश में ऊंचे तक चले जाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, वो भी यहां पर वाक्य आ सकता है। तो यहां पर हमने बर्ड्स के साथ में फ्लाई लिख लेना है। ये प्लूरल है इसलिए यहां पर हम फ्लाई को फ्लाई ही लिखेंगे, फ्लाइज नहीं करेंगे। यदि यहां पर बर्ड हो, केवल बर्ड्स ना हो, यहां पर केवल बर्ड हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे? वाई का नियम याद करें, हमने नियम पढ़ा था और उनकी वाई हो लास्ट में किसी वर्ब के, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन, तो हम उस वाई को हटाकर उसके स्थान पर आईईएस अप्लाई करते हैं। यदि सिंगुलर होता है तो फ्लाइज कर देंगे और प्लूरल होता है तो फ्लाई कर देंगे। ये अपना छठा है हैबिटेट के बारे में। अगला अपना 7th है, वो है प्लान एक्शन के बारे में। प्लान एक्शंस यानी नियोजित कार्य। यदि कोई कार्य पहले से नियोजित प्लान है यानी पहले से निर्धारित है, शेड्यूल्ड है, तो ऐसे कार्यों को लिखने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता होती है। इन वाक्यों के अंदर हमें पहचान के लिए हो सकता है कि फ्यूचर टेंस दिया गया हो, लेकिन पहले से निर्धारित है तो हमें प्लान्ड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही एक्सप्लेन करनी है। जैसे द पीएम डैश विजिट जयपुर नेक्स्ट वीक। ये एक सेंटेंस है जिसमें हमें सब्जेक्ट के रूप में कौन मिले हैं? द पीएम। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। सीएम भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, अदर भी कोई बड़े पद के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ये जब भी कहीं पर जाते हैं विजिट के लिए, वहां पर भ्रमण के लिए, मिलने के लिए,
तो उनका जो कार्यक्रम होता है वो पहले से प्लान होता है, नियोजित होता है। जब अगले हफ्ते जाने वाले हैं तो इसका अर्थ है कि पहले से वो कार्यक्रम निर्धारित है। तो यहां पर इस प्रकार के वाक्यों में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। विजिट तो है, ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर विजिट्स कर देंगे। टी का कोई नियम है नहीं, इसलिए इसके लास्ट में केवल एस लगाएंगे। एक और सेंटेंस देखिए, कार्तिक, यहां पे हमने प्लान को लिख लिया। कार्तिक डैश प्लान टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। सेंटेंस है जिसमें कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, न कोई पीएम है, न कोई सीएम है, न कोई प्रेसिडेंट है, एक कॉमन पर्सन है कार्तिक। लेकिन यहां पर जो वर्ब है उससे हमें पता चलता है कि उसकी पहले से ही योजना है। कार्तिक प्लान टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। यहां पर आगे हमें यह भी मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, यानी कार्तिक का अगले वर्ष का ही एक नियोजित कार्यक्रम है, पहले से निर्धारित है कि वो आगे के अध्ययन के लिए, फर्दर यानी आगे, स्टडी यानी अध्ययन के लिए, अब्रोड यानी विदेश, अब्रोड यानी विदेश। तो कार्तिक का विदेश जाने का कार्यक्रम है आगे के अध्ययन के लिए। इस प्रकार के कार्य हैं तो भी हम इसमें क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहां पर एस लगा देंगे। ये अपना हो गया अगला यूजेज प्लान एक्शन का, नियोजित कार्यक्रम का। पहले से जो भी निर्धारित कार्यक्रम होते हैं उन सब के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले यूज की तरफ। आठवां जो अपना यूज है वो है मॉडल्स के साथ। मॉडल्स के साथ जब भी वर्ब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे सी कैन डैश स्पीक इंग्लिश। ये मॉडल का यूज है, यहां पर कैन फर्स्ट मॉडल यहां पर आया है और उसके साथ में यदि हमें वर्ब अप्लाई करनी है तो ये वर्ब हम उठा के यहां पर लिख लेंगे स्पीक। मॉडल का सेंटेंस यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है तो ये आपके लिए काफी एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्ब दी जाती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम सीधा सीधा यहां पर उस फर्स्ट फॉर्म को उठा के ब्लैंक में लिख देंगे। और देखिए एग्जांपल, यू शुड, मॉडल का यूज है डैश ओबे योर पेरेंट्स। फिर से एक मॉडल है शुड, मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको उठा के हम यहां पर रख देंगे। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो मॉडल के साथ जब भी हम वर्ब का यूज करेंगे तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल है वो हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 13 मॉडल्स हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, कहां कहां पर कौन कौन सा मॉडल यूज करते हैं वो हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला अपना यूज है न्यूज हेडलाइंस का। इसको हम सुर्खियां भी कहते हैं, मुख्य समाचार भी कहते हैं। समाचार पत्रों के अंदर जो मुख्य समाचार होता है, जो हेडिंग होती है, वह आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। उसके नीचे की जो रिपोर्ट आती है वो पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि वो सारे कार्य घटित हो चुके होते हैं। इसलिए रिपोर्ट का आपको ध्यान रखें। कक्षा 12 के विशेष जो छात्र हैं, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। एग्जाम्पल देखें, 2 people dash
किल इन एन एक्सीडेंट। एक दुर्घटना का समाचार है जिसकी हेडिंग में क्या आएगा, 2 people किल इन एन एक्सीडेंट। तो यहां पर 2 people है तो हम इसको उठा के क्या कर देंगे, किल कर देंगे। 2 people किल इन एन एक्सीडेंट। तो ये अपना हो गया नौवां यूज। अगला यूज है अपना कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में एक टॉपिक है जिसके अंदर हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, उसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। यहां पर हमारे जो पहले वाला है ओपन कंडीशन, वह यहां पर काम में लिया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, इनमें 2 क्लोजेज होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं, जिनमें एक में कंडीशनल क्लोज होता है और एक में रिजल्ट क्लोज होता है। सूत्र देखना चाहें आप, सूत्र में देखें, सबसे पहले कंजक्शन आता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ऑब्जेक्ट। यहां तक तो ये जो वाक्य है वो है कंडीशन क्लोज। यहां से किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। ये वाक्य है वो है रिजल्ट क्लोज। दो प्रकार के उपवाक्य जुड़कर कंजक्शन के साथ में वाक्य जो बनता है वो है कंडीशनल क्लोज। इसके अंदर पहले वाले जो कंजक्शन के साथ में वाक्य होता है उसके अंदर आती है कंडीशन और उसके बाद का जो उपवाक्य है उसमें आता है रिजल्ट। अर्थ में देखें तो यहां पर जो कंडीशन होती है यदि हम उसके अकॉर्डिंग काम करें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। कोई भी कंडीशन है वो यहां पर पूरी की जाती है। तो ओपन कंडीशन है, खुली शर्त है, इसलिए यहां पर जो भी कंडीशन होगी यहां पर वो पूरी हो जाती है। एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल जो बार बार परीक्षाओं में आता है वो आपको बता देता हूं। इफ यू ब्लैंक वर्क हार्ड, ये तो हो गया कंडीशन क्लोज। इफ यू वर्क हार्ड you will get good marks, ये हो गया इसका रिजल्ट। यहां तक तो इसका है कंडीशन शर्त और यहां पर इसका रिजल्ट। अर्थ क्या हुआ, यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, you will get good marks, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस है, यहां पर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये प्लूरल है तो इसके साथ में सिर्फ वर्ब को उठा के यहां पर लिख देना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। यहां पर यदि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है, जैसे सी मिल जाए, ही मिल जाए, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, वर्क्स कर देंगे। इफ सी वर्क्स हार्ड, यहां पर भी सी हो जाएगा। प्लूरल है तो वर्क करेंगे, सिंगुलर है तो वर्क्स कर देंगे। ये था अपना 10वां रूल, जिसके अंदर कंडीशन सेंटेंस के अंदर ओपन कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कैसे होता है ये हमने देखा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले यूज की तरफ। अगला जो अपना यूज है वो है पोजेशन का। पोजेशन का अर्थ क्या होता है, अधिकार होना, स्वामित्व होना, स्वामित्व या अधिकार। यदि किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर, किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार बताया जाता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा जाता है वाक्य। और वो पोजेशन बताने के लिए हम हैज या
हैव का यूज करते हैं। दो वर्ब्स हैं, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर हैज हैव का यूज किसके रूप में करेंगे? मेन वर्ब के रूप में। सहायक क्रियाएं जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कि हैज हैव का प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि हैज हैव सिंगुलर में हैज हैव है वह हेल्पिंग वर्ब में भी काम आती है और हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। तो यहां पर जब हम इसको यूज करेंगे तो वो यूज होगा मेन वर्ब के रूप में, हैज और हैव का। अब किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक वचन करता है ही सी इट, किसी का नाम या कोई सिंगुलर नाउन, तब तो हम हैज का यूज करेंगे स्वामित्व बताने के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, यू है, दे है, बहुवचन संज्ञाएं हैं, तो उनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आपको पता है आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग। आई है वैसे सिंगुलर है, लेकिन फिर भी यहां पर प्रेजेंट टेंस के अंदर ये प्लूरल के रूप में काम में आता है, इसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, आई से ही शुरू करते हैं। आई हैव ए बिग हाउस। ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? हैव ही मिलेगा, हैज नहीं मिलेगा। ब्रैकेट में ध्यान रखना है, हमेशा हैव ही मिलेगा। तो यहां पर हमें आई के साथ किसको यूज करना है? हैव को। दूसरा सेंटेंस, ही के साथ में ही एन इंग्लिश डिक्शनरी। यहां पर हमें हैव भी मिलेगा। यहां पर हैव है, लेकिन यहां पर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें यूज करना है हैज का। शी हैज एन इंग्लिश डिक्शनरी, यानी उसके पास एक अंग्रेजी का शब्दकोश है। ऊपर वाले में देखें तो उसके पास एक बड़ा सा घर है या फिर वह बड़े घर का स्वामी है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें स्वामित्व बताया जाता हो, अधिकार बताया जाता हो, पोजेशन बताया जाता हो, ऐसे वाक्यों में हम हैज और हैव को मेन वर्ब के रूप में काम में लेकर स्वामित्व या अधिकार का प्रदर्शन करेंगे। हैज और हैव का यूज यहां पर है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर ध्यान विशेष रखना है कि इनको मेन वर्ब के रूप में लिखा गया है, इनके आगे कोई वर्ब नहीं आती है। ये हेल्पिंग वर्ब तब मानी जाएगी जब इनके आगे कोई वर्ब आए। जैसे यहां पर हमने लिखा शी हैज फिनिश्ड होमवर्क। इस प्रकार का जो वाक्य है जिसमें यहां पर और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, जब आगे इसके मेन वर्ब होती है तब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। आगे भी कोई वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब के रूप में काम में ली जाएगी। ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला जो अपना रूल है वो है बी फॉर्म का यूज करना। बी फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप है जिसमें प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म देखें तो कौन कौन सी होती है? इज, एम और आर। ये प्रेजेंट टेंस की तीन बी फॉर्म्स हैं जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। यूज क्यों करते हैं? इनका हम यूज करते हैं जब हम किसी व्यक्ति का पद, उसकी स्थिति के बारे में जब हम बताते हैं, उसकी दशा के बारे में जब हम बताते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं पद, स्थिति या दशा, कंडीशन। किस पद पर है, किस स्थिति में है, किस दशा में है, तब हम इस एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब किसके साथ कौन सा
सब्जेक्ट आएगा वो देखते हैं। इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे, एम के साथ केवल आई का यूज होगा, और आर है वो सारे प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आएगा। इस प्रकार से इनका हम यूज करते हैं इज एम आर का। सेंटेंस देखते हैं। राम इज ए फेमस डॉक्टर। यहां पर हमें ब्लैंक मिलेगा, तो यहां पर हमें ब्रैकेट में बी मिलेगा। तो बी को देखकर हमें सब्जेक्ट पे जाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस, दे डैश क्रिकेट प्लेयर। यहां पे बी का यूज होगा। बी को देखकर हमें यहां प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज करना है। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तीसरा सेंटेंस आई के साथ, आई एम इल, बी फॉर्म। यहां पर दशा का ये पद है, यह उनका परिचय है खिलाड़ियों का, और यहां पर उनकी स्थिति दशा कैसी है। आई एम इल, मैं बीमार हूं। इल यानी बीमार। एक और देख लेते हैं। सी डैश हैप्पी, बी का यूज करेंगे तो यहां पर आएगा इज। सी इज हैप्पी। तो ये अपना हो गया बी फॉर्म का यूज करना। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस के अंदर इज एम आर का यूज करेंगे पद, स्थिति या दशा को बताने के लिए। इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, एम के साथ आई, और आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला जो अपना यूज है वो है हियर और देयर के साथ। जो प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंस है, यदि वो हियर और देयर से शुरू हो रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे हियर डैश कम द बस। इसके अंदर कोई टाइम एड ऑन नहीं है, जैसे यहां पर कोई डेली होता, ऑफन होता आदि। लेकिन यहां पर सेंटेंस हियर से शुरू हो रहा है, तो हियर के साथ हम क्या करते हैं, हियर के साथ हम कम्स कर देते हैं। ये कम्स किसके लिए आया है, ये आया है बस के लिए। यहां पर इसको देखकर हम प्लूरल को सिंगुलर के रूप में काम में लेते हैं। कम्स कम है, उसके आगे केवल एस और लगा देना है। एक और है देयर का, देयर सी डैश लिव विद हर मदर। किसी प्रकार का कोई हिंट नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन वाक्य शुरू किससे हो रहा है, देयर से। देयर के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां पर अपने पास लिव है, तो हम क्या करेंगे, लिव्स कर देंगे। देयर से लिव्स विद हर मदर। ये अपना हो गया हियर और देयर का यूज। अगला अपना है वो है हैड बेटर का। जब भी कोई वाक्य हैड बेटर से शुरू होता है तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। इसको ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। सेंटेंस यदि हैड बेटर से शुरू हो रहा है फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ऊपर वाले में हियर देयर से शुरू हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे यू हैड बेटर डैश स्टे at home during lockdown। सेंटेंस में लिखा गया यू हैड बेटर स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन।
अच्छा होगा आपके लिए कि आप लॉकडाउन में घर पर ही रहें। तो यहाँ पर हेड को देखकर आपको फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म नहीं कर देना है। ये हेड और बेटर साथ साथ में है दोनों, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज के रूप में काम आते हैं। इसलिए यहाँ पर हम यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम स्टे कर देंगे। यू हैड बेटर स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। सेंटेंस और भी है, वो मैं आपको एक्सरसाइज में लिखवा दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाता है ज्यादा एक्सरसाइज करवाने से। अगला अपना यूज है वो है बिफोर के साथ। सेंटेंस में जब बिफोर आता है तो ये हमेशा निश्चित नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो। बिफोर है वो अदर टेंसेस में भी काम आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर हमें बिफोर का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। कैसे करेंगे? दो सेंटेंस यदि आपको दिए गए हैं जिनमें एक टेंस प्रेजेंट सिंपल है, फिर हमें बिफोर दिया गया, उसके बाद में फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। यदि बिफोर के साथ एक प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल आता है, वो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। एक हमें देखकर उसमें बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्वतः ही भर लेते हैं। जैसे माय फादर ऑलवेज डैश टेक टी बिफोर he goes to bed। दो सेंटेंस हैं, बिफोर से जुड़े हुए हैं। जो ब्लैंक है उसको छोड़ दीजिए, जो पूरा है उसको देखिए, उसकी पहचान करिए आप। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें टीएस मिल रहा है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। बिफोर के साथ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। और यहाँ तो हमने इसका टाइम एडोल भी लिख रखा है ऑलवेज, तो यहाँ पर टैग के साथ में क्या कर देना है? टैक्स कर देना है। ई तो है लास्ट में, एस और लगा देना है। तो ये था अपना बिफोर का यूज, जिसमें याद रखना है बिफोर के साथ में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अगला अपना यूज है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उनको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ये कौन सा होता है? जब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन करते हैं, उनको बांटते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तब ये आता है जिनको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जिनके बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार से वाक्यों को बांटा गया, उन सभी के नाम भी आप लिखें, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। जैसे गो फास्ट सोल्जर्स, यहां पर हमने लिख दिया गो, ये ब्लैंक था। सोल्जर्स को एक आदेश दिया गया है, गो फास्ट सोल्जर्स। आदेश देने के लिए यहां पर एक और सेंटेंस लिखा प्लीज, यहां पे हमने वर्ब ली और यहां पे हमने लिख दिया साइलेंट। तो ये रिक्वेस्ट है, यहां पर भी इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लीज सिट साइलेंट। तो इस प्रकार के वाक्य, इसमें एडवाइस भी हो सकता है, जिसमें डोंट, यहां पे हमने लिख दिया गो नियर फायर, ये एडवाइस है डोंट गो नियर फायर। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो वो या तो फर्स्ट में आता है, यदि रिक्वेस्ट है तो प्लीज के बाद में, एडवाइस है तो डू या डोंट के बाद में आता है। तो ये हो गया अपना 16वां इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज। ये हमने इतने सारे 16 जो यूज पढ़े हैं वो कक्षा
6 से लेकर जो 8 तक के छात्र हैं उनमें शुरू के जो 5-6 यूज हैं वो काम के होते हैं। बाकी कक्षा 9 और 10 के छात्र हैं उनको सभी के सभी रूल पढ़ने हैं, सारे के सारे लर्न करने हैं, नोट डाउन करने हैं, एक एक एग्जाम्पल को समझना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो छात्र हैं उनके लिए तो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताना। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, कोई भी रूल छूटे नहीं, जितने भी यूजेस हैं सारे के सारे आपके सामने आ जाएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जितने भी छात्र हैं हमारे साथी उन सभी तक यह पहुंच सके। धन्यवाद।